राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर शायर, वरिष्ठ राजनेता और पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह। जो सर से लेके पांव तक खुददार नहीं है, हाथों में कलम लेने का हकदार नहीं है। मशहूर कवि और राजनेता उदय प्रताप सिंह की ये पंक्तियां उनकी राजनीतिक सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ साथ कवि मन की लयात्मकता को भी दर्शाती हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित उदय प्रताप सिंह प्रतिष्ठित कवि तो हैं ही, समाजवादी विचारधारा के चिंतक और राजनेता भी हैं। निराला से लेकर नीरज तक तमाम बड़े बड़े कवियों के साथ उनकी साहित्यिक यात्रा रही है। भाइयों के रक्त से रंगे हों भाइयों के हाथ, भावना न इतनी गलीज होनी चाहिए। सदियों की करुणा दया क्षमा विलुप्त हुई, आदमी को इस पे भी खीज होनी चाहिए। व्यक्त से बड़ा है धर्म, धर्म से बड़ा है देश, देश से बड़ी न कोई चीज होनी चाहिए। उदय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से 2 बार लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके उदय प्रताप सिंह कई पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। उनकी पुस्तक शब्द से संसद तक खासा चर्चा में रही और पाठकों ने भी इसे खूब सराहा। साहित्य और राजनीति में परस्पर तालमेल बनाने वाले उदय प्रताप सिंह दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। उनका मानना है कि साहित्य या राजनीति की सार्थकता तब तक ही है जब तक वो समाज की भलाई के लिए हो। उदय प्रताप जी, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत 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 धन्यवाद। हमें बताइए कि यादों में कुछ पीछे जाकर कि पहली फिल्म वो कौन सी रही होगी जो आपने देखी होगी? मैं बहुत छोटा था, तब हमारे शहर शुकाबाद में कस्बा था, तो एक टेंट में फिल्म चलती थी उस वक़्त। कोई हॉल नहीं था। उसमें संत तुलसीदास करके एक फिल्म आई थी, और वही फिल्म सबसे पहले वो देखी थी। तब आपकी उम्र कितनी थी और शिकोहाबाद में? मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम 12-13 साल के होंगे, 14 साल, 13 साल से ज़्यादा के नहीं होंगे। फिर उसके बाद फिल्मों के साथ रिश्ता आपका कैसा रहा? नहीं, बहुत नहीं रहा। फिल्म देखने का वो हमें कम ही मौका मिला, लेकिन पढ़ने का और शौक़ तो था ही, और उनकी समीक्षाएँ और रिव्यू और ये सब जो थे वो अक्सर पढ़ते रहते थे। हमारा ये मानना है कि फिल्मों ने भारतीय समाज को, जो उसकी सांस्कृतिक बहुलता है, जो रहन सहन है, जो विविधता है, उसको जोड़ने का काम किया है। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि फिल्म जो है एक बहुआयामी अभिव्यक्ति का माध्यम है, और इसका भारतीय समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा, और बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिंदी का मसला ले लें, भाषा का मसला है जी। तो दक्षिण में भारत हिंदी का विशेष रूप से, और उत्तर भारत की भाषाओं का विशेष रूप से न हो, लेकिन हिंदी का बड़ा विरोध था। लेकिन फिल्में सब देखते थे, और उसने उस माहौल को, वो जो विरोध था हिंदी का, उसे बहुत दूर तक कम किया और हिंदी को बहुत पॉपुलर किया। दूसरी बात क्या है, हिंदी और उर्दू को बहुत नज़दीक लाने का काम किया, और नेशनल इंटीग्रिटी में, इंटीग्रेशन में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो पुरानी फिल्में थी, जो हमने अछूत कन्या, और भले वो एक प्रेम कहानी हो जी, लेकिन एक सवर्ण लड़का एक अछूत कन्या से प्रेम करता है, तो वो जो उस समय समस्या थी छुआछूत की, उसका भी समाधान था। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि हिंदी फिल्मों ने प्रारंभ में
हमारी बहुत सी समस्याओं का निराकरण किया और समाधान उनके ढूंढे, और उस वक्त जो देश को ज़रूरत थी उस पर उन्होंने काम किया। और एक तरह का देश का गौरव की फिल्में थी, भले चाहे वो कैसी फिल्म हो, लेकिन वो उसमें देश के गौरव की या जीवन मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, उनको प्रतिपादित किया, उनको फैलाया समाज में। ये काम सब सिनेमा के द्वारा तब हुआ है। आप कहते हैं कि आपका बचपन शिकोहाबाद में गुजरा। जी। शिकोहाबाद में फिल्मों का क्या माहौल था? आपके कुछ दोस्त रहे होंगे जिनके साथ फिल्में जाने का? बाद में तो मैं पहले, जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, तब वहाँ टॉकीज़ भी बन गए थे। एक नहीं 2 बन गए थे और देखते थे। एक टॉकीज़ तो बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक ही था, तो जाते थे फिल्मों देखने, और आपस में फिल्म देख के फिर अपन में जो मित्र लोग थे वो चर्चाएं भी करते थे। जो अच्छी फिल्में होती थी उनके हर पहलू पर गौर होता था, उस जिक्र करते थे, खूब बातचीत होती थी। तो ये आमतौर से छोटे कस्बों में ये खूब था कि फिल्म देखने के बाद उस पर चर्चाएं होती थी, घर में भी होती थी, बाहर भी होती थी। तो उस दौर की कोई ऐसी फिल्म याद आती हो जिसे एक से ज़्यादा बार देखने का दिल किया आपका? नहीं, एक से ज़्यादा बार फिल्में तो कई फिल्में देखी। जैसे एक फिल्म आई थी झनक झनक पायल वाली। उस वक़्त मैं सेंट जॉन्स का विद्यार्थी था, और वो इतनी फिल्म मुझे अच्छी लगी, उसका संगीत भी, उसका नृत्य भी, उसमें उसके गाने भी, और गोपी कृष्ण और वो संध्या का, और उसमें गुदई महाराज का तबला था, और जाने क्या क्या उसमें जो कुछ था वो सब बड़ा सर्वोत्तम था। तो कुछ उन दिनों पागलपन सा ऐसा हुआ कि जब कॉलेज से छुट्टी होती थी, वो फिल्म हमने 10-12 बार देखी। कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया थाम लई, राधा ने पुकारा, राधा ने पुकारा, हाय दई कोई आओ सखी, कोई आओ सखी। फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो, नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो, अब जाओ डगरिया जोड़ मोरी। कहा कृष्ण ने सुपर वरना दूंगा डगरिया तोड़ तोरी। कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है, और कोई कहे घनश्याम में। फिल्मों में देखिए, गीत संगीत के अलावा या उसकी कहानी के अलावा फिल्मी हीरो और हीरोइनें भी ऐसी होती हैं जो आपको बहुत खींचती हैं। आपको कौन सा हीरो है जो खींचता रहा? देखिए, अब शुरू में तो जब राष्ट्रीय चेतना की फिल्में आई, सिकंदर में से सोहरा मोदी थे। अब फिर बाद में जो सबसे ज़्यादा हमारे पसंद के हीरो हुए वो हमने राज कपूर लगे। राज कपूर की जितनी फिल्में थीं, आग, आह, आवारा, ये लगभग हमने सब देखी और कई बार देखी। और उन्होंने सिनेमा को एक सम्मान दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विदेशों में भी राज कपूर की फिल्में उतरी, इधर ख़ास तौर से रशिया में ऐसी सराही जाती थी। तो ये बाद में तो बहुत कई लोग हीरो मुझे बहुत पसंद थे। राज कपूर भी थे, दिलीप कुमार बहुत पसंद थे। और अब शुरू में जो हमने अशोक कुमार की फिल्में देखी थी, वो थी दीदार, जिसमें नरगिस और अशोक कुमार थे। उसके गीत भी बहुत अच्छे लगे थे। वो संगीत, मुझे कविता से प्रेम था, क्या वो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसो कल रुला न देना, ऐसा वो गीत अभी तक याद है। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना।
रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। अपने हीरो लोगों की बातें की, हीरोइनें कौन सी थी जो लगता था कि हाँ इनके अब लिए हमने दोबारा? तो वैसे तो देविका रानी की भी फिल्म देखी थी उन दिनों, और सुरैया की कई फिल्में थी, और ख़ासतौर से वो जो एक मिर्ज़ा गालिब पर आई थी, जिसमें सुरैया ने मिर्ज़ा गालिब की गज़लें गाई थी, तो जिसमें गीत अच्छे होते थे या गज़ल या साहित्य अच्छा होता था। अब वो चाहे फिर वो कोई गा दे, तो ये बहुत अच्छे लगते थे। बाद में फिर जो फिल्म की आर्ट के हिसाब से मीना कुमारी को मैंने सबसे ज़्यादा पसंद किया कई फिल्मों में, पाकीज़ा में भी, और कई फिल्मों में मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका एक्टिंग भी अच्छी लगती थी, और शालीनता उनकी बहुत अच्छी लगती। अल्लाह, वो मेरे पास खड़े हैं और मेरी जान निकली जा रही है। आप यूं ही हैरान हैरान मुझे देखते रहेंगे। मैं तरसते तरसते बिना आपको एक नजर देखे मर जाऊंगी। आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? मैं कौन हूँ और कैसे यहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। जहाँ आपका बचपन गुज़र रहा था, उस दौर में फिल्मों के पोस्टरों का अगर आप हमारे लिए कुछ उसे याद करें कि पोस्टरों का क्या प्रभाव होता था, क्या नज़ारा था? पोस्टर का तो उसमें हीरो और हीरोइन के ही तस्वीरें लगाते थे, तो वो मैंने उस पर बहुत ध्यान नहीं कभी दिया। लेकिन अब जैसे मुग़ल आज़म फिल्म का जो पोस्टर थे, उनमें एक पूरी कहानी सी लगती थी। तब तमाया हुआ चेहरा अकबर का, और दिलीप कुमार का, और वो सब, तो उससे लगती थी कि ये कहानी देखने, तो उस पोस्टर का असर तो ये तो होता ही था कि उससे लोग आकर्षित होते थे और सोचते थे कि ये फिल्म देखने लायक होगी। क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जब पब्लिसिटी के इस तरह साधन नहीं थे, तो पोस्टरों के ज़रिए ही फिल्मों का प्रचार किया जाता था। कोई किसी रिक्शे पर या किसी गाड़ी पर पोस्टर लगा देते थे, और माइक से वो अपने कहता था कि ये फिल्म है, इसमें ये अदाकार हैं, ये है, ऐसे कहते थे। शिकोहाबाद में भी इसी तरह से था? बिल्कुल इसी तरह होता था। और जो सिनेमा हॉल था वहाँ कितने पैसों का टिकट होता था जब आप लोग देखा करते थे? पहली बात तो ये कि मेरे पिताजी वहाँ की राजनीति में बहुत शीर्ष पे थे, चेयरमैन भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे, और डॉक्टर भी थे वो। तो और बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही फिल्म वो था, तो उनका कुछ ऐसा प्रभाव था कि हम जब चाहते थे तो अपने घुस जाते थे। लेकिन हमें याद है कि 1 रुपए से भी सस्ते की टिकट आती थी, 1 रुपए की तो सबसे बड़ी टिकट होती थी, बल्कि वो पूरे 1 की नहीं होती थी। आगरे तक में जो हमने सिनेमा देखा था उसमें भी शायद 1 आना कम होता था, 15 आने की टिकट होती थी। अब ऊपर वाली तो हमने जानते, जिसमें हमने देखा था उसमें वो इतनी सस्ती होती थी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे उदय प्रताप सिंह के साथ, जो कि वरिष्ठ राजनेता, पूर्व सांसद
और मशहूर शायर हैं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हमारे साथ हैं मशहूर शायर, वरिष्ठ राजनेता और पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह। उदय जी, आपने ब्रेक से पहले बातों बातों में फिल्मों की बातें जब हमने छेड़ी, आपने कहा कि फिल्मों में जो साहित्यिक पक्ष है उनके गानों का, वो आपको ज़्यादा आकर्षित करता रहा। साहित्य के साथ ये जो आपका लगाव है, इसका सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? हमारे जो परिवार का वातावरण जो था बड़ा साहित्यिक और शायराना था। हमारे एक ताऊ जी थे, बड़े बड़े शायर थे, और वो कुछ सूफ़ी संत जैसी शायरी कहते थे। उनका एक शेर मुझे आज तक याद है कि दिल दोस्त है अपना तो सभी दोस्त हैं अपने, दिल दोस्त है अपना तो सभी दोस्त हैं अपने, वरना तो ये दुनिया है यहाँ कौन है किसका। क्या बात है। तो और दूसरे एक हमारे उस्ताद थे योगेंद्र पाल साबिर, वो भी शायर थे। और कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि जिन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई वो भी बहुत अच्छे कवि थे। तो कई ऐसे, अच्छा, हमारे दूसरे परिवार का वातावरण था जिसमें कई शायर आते थे, कवि लोग आते थे, महफिलें होती थी, बैठ के पिताजी के साथ शेर व शायरी होती थी। तो जाहिर है कि मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपने अपने उस्ताद योगेंद्र पाल साबिर का जिक्र किया, कुछ उनका कलाम अगर आपको याद आता हो तो हमारे साथ। देखिए, एक तो उनका शेर मुझे बहुत पसंद है। उनका फरमाते हैं कि हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। क्या बात है। तो ये खुद से मुलाकात करना बड़ा मुश्किल है और वो बहुत हिम्मत वाला काम है। और ये जब इसको मैं सोचता हूँ तो इसकी गहराई में जाता हूँ तो सोचता हूँ कि आदमी दूसरों से बात बड़ी आसानी से कर सकता है, पर अपने से मुलाकात करने में आदमी बहुत परहेज करता है। योगेंद्र पाल साबिर का कुछ और भी आप देखिए, शेयर कर सकते। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे पर उर्दू के बड़े हिमायती भी थे, और उनका रहन सहन बिल्कुल ये लगता था कि लोग उनको अक्सर कहते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं है। अब सिर्फ वजह सिर्फ यही थी कि वो उर्दू बोलते थे, वही। तो वो इस पक्ष में रहते थे कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, वो उनके सीने पे उनकी बहुत सी नज़में, बहुत सी उनके शेर हैं। एक उनका बड़ा मशहूर शेर है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कि लकीरें खींचकर तुमने ज़मीं तो बांट दी, लेकिन अब इस टूटी हुई तस्बीह के दाने कहाँ जाएं। क्या बात है। और बुज़ुर्गों के लिए उन्होंने कहा था, जो बुज़ुर्ग लोग, बच्चे चले जाते थे, पाकिस्तान चले गए, यहाँ रह गए, और शायद यही उधर भी कहानी होगी। तो उन्होंने एक शेर कहा था कि ज़मीने गुलसितां ठुकरा न इन पज़मुर्दा फूलों को, कली बनकर यहाँ महके तो मुरझाने कहाँ जाएं। क्या बात है। मतलब वो लोग जो बरसों से हिंदुस्तान में रहते चले आ रहे थे, उनके बच्चे बेशक पाकिस्तान चले जा रहे हैं, वो कहाँ जाएं, वो उनका कहाँ है। हाँ, एक बार फिर से इस शेर को आप हमारे। ज़मीने गुलसितां ठुकरा न इन पज़मुर्दा फूलों को, कली बनकर यहाँ महके तो मुरझाने कहाँ जाएं। जी, आपने अपने उस्ताद साबिर साहब का नाम लिया जो कि अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। अंग्रेज़ी आप भी पढ़ाते थे, आपके कौन स्टूडेंट होते थे उस ज़माने में? हमारे स्टूडेंट तो मैं बहुत दिन रहा। मैं अंग्रेज़ी का लेक्चरर रहा, 16-17 साल तो लेक्चरर रहा, फिर प्रिंसिपल हो गया, वो भी 16-17 साल रहा, और उसमें भी अंग्रेज़ी ही पढ़ाता था। तो अंग्रेज़ी तो मैंने 30-35 साल पढ़ाई है, और बहुत अब उसमें से जो बहुत मशहूर हस्तियां हैं उनमें माननीय मुलायम सिंह जी, वो मेरे इंटरमीडिएट में जब वो पढ़ते थे तो मैंने उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और कई हैं, कुछ जजेस हैं, कुछ
तो शेर व शायरी की तरफ जब से आपका रुझान हुआ तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? हम देखते हैं कि तमाम मुशायरे और कवि सम्मेलनों में आप आम तौर पर उपस्थित रहते हैं। कुछ ये जी, मैं जब राजनीति में भी था तो मेरे यहाँ राजनीतिज्ञों से ज़्यादा जमघट जो रहता था वो शायरों का और कवियों का रहता था। जब मैं दिल्ली में अपने आवास पर भी रहता था तो एक तरह से वो सारे ऐसा एक केंद्र था जहाँ सारे शायर इकट्ठे होते थे, शेर व शायरी होते थे। अदम गोंडवी जो अब इंतकाल फरमा गए वो वहाँ आते थे और बहुत लंबे लंबे गोष्ठियाँ होती थी और तमाम बड़े शायर उर्दू के, हिंदी के सब लोग आते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये भी बताऊँ आपको कि मैं इसको बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम मानता हूँ। शेर और शायरी से जो बात एक राजनीतिज्ञ अपने भाषण में कह सकता है वो हम एक शेर में कह सकते हैं और जो दूर तक जिसका मैसेज जा सकता है और देर तक रह सकता है। जब कोई चीज़ कविता में कही जाती है तो वो मनों पर बहुत देर तक रुकी रहती है, ठहरी रहती है, उसका असर बहुत लंबे समय तक होता है। इसीलिए जैसे हमारे वेद थे या जितने भी जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं हर धर्म के, और उनमें वर्सिफिकेशन जो है वो कविता के माध्यम से याद करने का एक माध्यम हो जाता है। अगर रामचरितमानस की वैसे कहानी नहीं याद होती पर तुलसी ने लिख दी तो याद है हमको। तो कविता जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, मनोरंजन का माध्यम नहीं है, एक तो आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे मन में जो भाव उठता है, हर मनुष्य जो है वो दूसरों से कहीं भिन्न होता है। ऐसा जो उसके मन में चिंतन आता है वो दूसरी जगह नहीं आता। उसको जब वो अभिव्यक्त करता है तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी हुआ, कबीर का भी हुआ, डॉक्टर इकबाल का भी हुआ। जब मैंने जो शुरू की अपनी पढ़ाई की इब्तिदा में, मुझे डॉक्टर इकबाल के जो शेर याद कराए थे वो आज तक आते हैं और वो भी ज़िंदगी पे असर डालते हैं। ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इसे एक बार दोबारा हमारे लिए पढ़िए और इसका थोड़ा मतलब भी खोलकर हमें समझाइए। ज़ाहिर है ए ताहिरे लाहौती, असीम आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ए ताहिरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जो उस दाने से, जिस दाने की वजह से हमारी परवाज में कोताही कमी आती हो, हमारी उड़ानों में कमी आती हो, हमारी फिक्र में, हमारी सोच में, हमारी जीवन आदर्शों में, और हम समझौता करते हो वहाँ पर, उससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। तो अब इसका कहीं असर मेरे ऊपर हुआ होगा। तो मैंने एक शेर फिर कहा, उतरते ताज हिलते तख्त इस जमुना ने देखे हैं, ये हस्ती है कोई दौलत पे जब मगरूर होता है। क्या बात है, ये हस्ती है कोई दौलत पे जब मगरूर। उसी गज़ल में मैंने ये शेर कहा था कि ये माले मुफ्त की दस्तक सुनाई सबको देती है। अभी यहाँ पर कहीं वो उस इकबाल के शेर का असर है मेरे ऊपर कि ये माले मुफ्त की दस्तक सुनाई सबको देती है मगर खुददार बंदे को कहाँ मंजूर होता है। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि जो साहित्य है, जो कविता है, उसका असर देर तक और दूर तक रहता है। फिल्मों में भी जो गीत इस्तेमाल किए गए एक दौर तक, उसमें भी ऐसी ही कविता आपको देखने सुनने को मिलती है। इसका क्या आपका तजुर्बा है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल वो जो फिल्मों में उस ज़माने के जो गीत थे वो गीत बहुत असर करते थे। और उसके बड़े अब जो मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने हैं, लता मंगेशकर जी के गाए हुए हैं, उनका स्वर, उनकी आवाज़ की मिठास और उनका संगीत की कलात्मकता और वो सब अपनी जगह है। लेकिन जब वो उन्होंने गाया कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, तो कहते हैं कि नेहरू जी की भी आँख में आंसू आ गया, और उनकी अकेली आँख में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आंख में आंसू आ गया। अब लता मंगेशकर जी ने गाया रहे, बड़ी गायिका हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका जो कविता का प्रभाव जो है वो उनकी मिठास से कहीं कम नहीं है। वो मैसेज बहुत, ऐसे कहिए कि वो
अमृत जो है वो स्वर्ण पात्र में रख दिया हो। मैंने एक इस तरह की बात इस्तेमाल अपनी कविता में की। ये कहता हूँ कि ये ताजमहल, ये काश्मीर हम दे भी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में यमुना का हुस्न गज़ल मांगोगे तुम, फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, जो रास रसूलों को आई वो ठंडी हवाएं मांगोगे, फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशान मांगोगे तुम, सहगल के स्वर में गालिब का अंदाज़े बयां मांगोगे तुम। क्या बात है, क्या बात। तो अब ये जो है वो अंदाज़े बयां तो गालिब का है, लेकिन सहगल के स्वर में हो तो और भी आनंद होता है। और फिर वो उसका असर ये होता है कि ये हमारी सबसे बड़ी पसंद थी कि गालिब की गज़ल और सहगल के, ये मुझे सुनने में अच्छा लगता था, बहुत मैंने सुना, तो फिर अपनी कविता में भी लिख दी। उदय प्रताप जी, ये मौका है कि जब हम आपके अनुभवों से, आपकी स्मृतियों से और भी ज़्यादा समय लेकर समृद्ध हो सकें, लेकिन हर कार्यक्रम में समय की एक सीमा होती है। आखिर में हम आपसे आपकी कोई ताज़ा गज़ल के कुछ हिस्से ज़रूर सुनना चाहेंगे। हम फ़कीरों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, हम फ़कीरों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, खुश रहें वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत खुश रहें वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। इसका एक गज़ल का शेर सुन लीजिएगा कि बूंद में अटकी हवा है बुलबुला कुछ भी नहीं, बूंद में अटकी हवा है बुलबुला कुछ भी नहीं, किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये महंगाई पर अभी 2-3 शेर हो गए हैं। वो ये है कि मार महंगाई की और दुश्वारियाँ इतनी कि बस, मार महंगाई की और दुश्वारियाँ इतनी कि बस, पहुँच के बाहर हुई तरकारियाँ इतनी कि बस। और ये शेर सुन लीजिए कि बेखबर हैं देश की सरदारियाँ इतनी कि बस, हैं नए बदलाव, हैं बड़े बदलाव की तैयारियां इतनी कि बस, बढ़ रही है जो अमीरी और गरीबी में दरार, वक्त की आंखों में हैं चिंगारियां इतनी कि बस, और की बीमारियों का क्या करेंगे ये इलाज, खुद हकीमों को ही हैं बीमारियां इतनी कि बस।